हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कबीर और आपके अपनी यूट्यूब चैनल जेके लर्निंग पॉइंट पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी पेडागॉजी को देखने वाले हैं, जिसमें आज हम एनसीएफ 2005 को देखेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस टॉपिक के अंत में परीक्षा में आए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी शामिल किया गया है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राथमिक स्तर की शिक्षा मुख्यतः भाषा शिक्षण है। इसका अर्थ यह है कि जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दी जाती है, उसका मेन उद्देश्य ये होता है कि बच्चा भाषा सीख जाए, बच्चे का भाषाई विकास अच्छा हो। इसीलिए प्राथमिक स्तर पर जो भी गतिविधियां कराई जाती हैं, उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि बच्चा भाषा को अच्छे से सीखे। यहाँ तक कि जो अन्य विषय हैं, जैसे गणित, विज्ञान या फिर सामाजिक अध्ययन, पर्यावरण, सारी विषय इस हिसाब से डिजाइन रहती हैं कि उसमें भाषा का भरपूर इस्तेमाल हुआ हो। उसमें जो भी चीज़ें दिखाई गई रहेंगी, उसमें भाषा के द्वारा ही सारी चीज़ें रहती हैं। तो जितने भी विषय हैं, वहाँ पे भाषा का भरपूर इस्तेमाल हो। इसीलिए आपकी जो आरंभिक स्तर की शिक्षा है, उसमें जो गणित है, समाज है, परिवेश है, इन सबका ज्ञान जो बच्चों की मातृभाषा है उसी के माध्यम से दी जानी चाहिए। क्योंकि अगर उनकी मातृभाषा के द्वारा शिक्षा दी जाएगी तो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे और उसको आसानी से उसका ज्ञान वो प्राप्त कर जाएंगे और सीख जाएंगे। प्राथमिक स्कूल में शिक्षण का माध्यम सीखने वाले की मातृभाषा होना चाहिए। मतलब प्राथमिक स्कूलों में जब आप पढ़ा रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करिए कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो भी शिक्षा आप दे रहे हैं, उनकी मातृभाषा के द्वारा ही दीजिए। क्योंकि जब बच्चे स्कूल में आते हैं तो उनको जो फॉर्मल अदर भाषाएं हैं वो उतना बढ़िया से नहीं आती हैं, लेकिन जो अपने घर की वो भाषा लेकर आता है उसे बहुत अच्छे से वो बोल सकता है, समझ सकता है। तो एज ए टीचर आप प्राथमिक स्कूलों में ये कोशिश करिए कि जो भी आप शिक्षण दें, उसमें आप जो जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनकी मातृभाषा का ही प्रयोग करें और उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा दीजिए, जिसका आधार निश्चय ही वे अनुभविक, भाषिक, संज्ञानात्मक स्रोत होने चाहिए, जिन्हें लेकर बच्चा अपने साथ स्कूल में प्रवेश करता है। मतलब जो मातृभाषा के द्वारा आप शिक्षा दे रहे हैं, वो शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि वो बच्चों के अनुभव से जुड़ी हो, उनकी भाषा से जुड़ी हो और उनका संज्ञानात्मक जो स्रोत है उसके स्तर की हो। जैसे मान लीजिए जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं, उनका जो संज्ञानात्मक स्तर है, उनका जो मस्तिष्क है, जितना उनका जो है बौद्धिक क्षमता है, उसी के हिसाब से आप पढ़ाइए और उसी हिसाब से जो है भाषा का प्रयोग करिए। और जो बच्चों के जो स्टार्टिंग के अनुभव होते हैं, उनके अनुभवों को प्राथमिकता दीजिए। क्योंकि अगर आप शिक्षा को उनके अनुभव से जोड़ेंगे, उनकी रियल लाइफ से जोड़ेंगे, तो काफ़ी अच्छे से सीख पाएंगे, अपने आप को उस शिक्षा से काफ़ी कनेक्ट कर पाएंगे। इसीलिए आप कोशिश करिए कि बच्चे जो कुछ भी अपने साथ स्कूल में लेकर आते हैं, चाहे वो भाषा हो, अनुभव हो या फिर उनका संज्ञानात्मक स्तर हो, उसी के आधार पे आगे की शिक्षा देनी चाहिए। क्योंकि जो कुछ भी वो लेकर स्कूल में प्रवेश किए हैं, वो आपके लिए जो है एक संसाधन है, एक रिसोर्स है, वो आपके लिए नींव है। उसी नींव पर आपको फिर आगे के जो है ज्ञान की बिल्डिंग को बनाना है। तो पढ़ते हैं आगे। जहाँ योग्यता प्राप्त शिक्षक और पर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध हो, वहाँ प्राथमिक स्तर से ही अंग्रेजी पढ़ाई जा सकती है। मतलब जहाँ पर जिस स्कूल में पर्याप्त ट्रेन टीचर हों और साथ ही वहाँ पे ऐसी बिल्डिंग हो, लैब हो या फिर सुविधाएं हों, वो सारी चीज़ें अगर उपलब्ध हो तो आप प्राइमरी लेवल से ही अंग्रेजी को पढ़ा सकते हैं। जैसे आजकल के इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहाँ पे
सारी चीज़ें अवेलेबल है, इसीलिए वहाँ पे अंग्रेजी प्राथमिक स्तर से ही पढ़ाई जाने लगती है। लेकिन प्रथम 1-2 साल तक मुख्यतः मौखिक और श्रव्य कुशलता सामान्य बातचीत पर होना चाहिए। भले ही आपके अंग्रेजी मीडियम के स्कूल हैं, आप भले ही अंग्रेजी में पढ़ाई करवा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद तक जो स्टार्टिंग के 1-2 साल रहेंगे बच्चे के, उसको इस तरीके से पढ़ाइए कि उसका जो मौखिक विकास हो वो अच्छा हो, वो जो है उसका जो श्रव्य कौशल है, मतलब सुनने वाला, बोलने वाला, या फिर जो बातचीत करने का जो कौशल है वो अच्छे से विकसित हो जाए। इस प्रकार से 1-2 साल तक शिक्षा देनी चाहिए। उसके बाद आप अंग्रेजी की तरफ ले जा सकते हैं एकदम प्योर रूप से। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। 5वां पॉइंट है, अंग्रेजी की कक्षा में बच्चों को उनकी अपनी भाषा प्रयोग करने से नहीं रोकना चाहिए। मतलब अगर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी की कक्षा है, उसके बावजूद आपको जो बच्चों की उनकी जो स्वाभाविक मातृभाषा है उनको उनकी भाषा प्रयोग करने से नहीं रोकना चाहिए। और शिक्षण ऐसी पाठ्य पुस्तक पर निर्भर होना चाहिए जो बच्चे समझ के स्तर हो। मतलब जो आपकी जो पाठ्य पुस्तक है, जो शिक्षण की पाठ्य पुस्तक हो, इस हिसाब से होना चाहिए कि जो बच्चों के समझ के अनुसार हो, जिसको बच्चे समझ पाएँ, उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार वो पुस्तक डिजाइन हो, उसी पुस्तक का प्रयोग शिक्षण में करना चाहिए। देखते हैं अगला पॉइंट। यदि योग्य प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं तो अंग्रेजी प्राथमिक स्तर के बाद ही लाई जानी चाहिए। मतलब अगर आपके पास योग्य और ट्रेंड टीचर नहीं हैं जो अंग्रेजी को अच्छे से पढ़ा सकें, तो यही कोशिश रहना चाहिए कि अंग्रेजी को आप प्राथमिक स्तर के बाद ही पढ़ाई करवाइए। पहले आप प्राथमिक स्तर पे बच्चों को उनकी भाषा में पढ़ाई करवाइए ताकि उनका जो भाषाई विकास है वो हो जाए। उसके बाद ही आप अंग्रेजी को ला सकते हैं और उसे इस तरीके से पढ़ाया जाए कि शिक्षार्थी उन बच्चों के स्तर पर जल्दी से जल्दी पहुंच सके जिन्होंने अंग्रेजी की पढ़ाई प्राथमिक स्तर से शुरू कर दी है। मान लीजिए अगर कोई बच्चा प्राथमिक स्तर पे अंग्रेजी नहीं पढ़ पाया, तो जब वो आगे जो है अगली कक्षाओं में पहुँचे तो उनको इस तरीके से पढ़ाइए कि वो जल्दी से जल्दी, जो लोग प्राथमिक स्तर से अंग्रेजी की पढ़ाई किए थे, शुरू किए थे, उन लोगों के स्तर पे ये भी बच्चा पहुंच जाए। आपको इस हिसाब से पढ़ाना है। और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, घर में बोली जाने वाली, दोस्तों के बीच व पड़ोस की भाषाओं तथा स्कूल में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा के बीच फासले को पाटने का भरपूर प्रयास किया जाना चाहिए। मतलब एज ए टीचर आपका ये प्रयास होना चाहिए कि जो भी बच्चे के घर में भाषा बोली जा रही है और जो जैसे वो अपने दोस्तों के बीच बात करता है, जैसे अपने पड़ोस में बात करता है, आपको इस तरीके से पढ़ाना है कि बच्चे के घर की भाषा और जो स्कूल की भाषा है, दोनों के बीच जो अंतर रहता है, उस अंतर को, उस फासले को आपको कम करना है। उस फासले को आपको एकदम ख़त्म करने की कोशिश करना चाहिए। इससे ये रहेगा कि बच्चा स्कूल में भी सहज रूप से अभिव्यक्ति कर पाएगा। और साथ ही अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में भी मातृभाषा का एक माध्यम के रूप में प्रयोग होना चाहिए। मतलब आपके जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल हैं, वहाँ पर भी बच्चे की जो मातृभाषा है उसका प्रयोग एक माध्यम के रूप में जरूर होना चाहिए। उसी माध्यम से अंग्रेजी की शिक्षा दी जानी चाहिए और शिक्षार्थी को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने की छूट हो, और जो बच्चा पढ़ रहा है उसको ये छूट हो कि वो अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना चाह रहा है तो जा सके। ऐसा नहीं कि उसको आप अगर अंग्रेजी माध्यम में रखे हैं तो उसी में बांध के रखिए, अगर हिंदी माध्यम में या उसकी भाषा के माध्यम में है तो उसी माध्यम में। बच्चे को छूट हो कि वो जिस माध्यम में चाहे वो पढ़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है,
मातृभाषा का प्रयोग शिक्षा के सभी उच्च स्तरों तक जारी रहना चाहिए। मतलब जो बच्चों की मातृभाषा है वो जितने भी शिक्षा के उच्च स्तर हैं सब में जो है मातृभाषा का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा या फिर आसपास की भाषा में उच्च दक्षता का स्तर, बेहतर संज्ञानात्मक विकास, अभिव्यक्त्यात्मक एवं संवाद कुशलता में सैद्धांतिक स्पष्टता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब अगर बच्चे उच्च स्तर तक पहुंच जा रहे हैं पढ़ाई में, उसके बावजूद भी बच्चों को उनकी मातृभाषा के प्रयोग के द्वारा ही शिक्षा दी जानी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चे जब अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं तो होता ये है कि अपनी मातृभाषा में वो बहुत ज़्यादा उच्च दक्षता प्राप्त किए रहते हैं, वो जन्म से वही भाषा बोले रहते हैं। इसीलिए अगर उनकी मातृभाषा के द्वारा उनको बोलने का या पढ़ने का मौका मिलेगा तो उनका संज्ञानात्मक विकास अच्छा होगा। अगर मान लीजिए उनको कहीं कुछ बोलना है, अभिव्यक्ति करना है, तो बहुत अच्छे से अपनी मातृभाषा में अभिव्यक्ति कर सकते हैं। कहीं पर संवाद करना हो, वाद विवाद करना हो, तो उनको जो शब्द हैं वो फटाफट उनके माइंड में रिवाइंड होकर आते रहेंगे, क्योंकि उनकी मातृभाषा है, जन्म से उसी को सुने हैं। जो सैद्धांतिक स्पष्टता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप किसी भाषा में एकदम पूर्ण रूप से दक्ष हैं तो अगर उसकी जो सिद्धांत है, मान लीजिए आपकी मातृभाषा अगर हिंदी है तो हिंदी के ग्रामर है, सिद्धांत हैं, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से आप समझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि मातृभाषा है। तो एनसीएफ 2005 मातृभाषा को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है। वो कहता है कि जो है मैक्सिमम कोशिश ये रहे कि शिक्षा का माध्यम बच्चों की मातृभाषा हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे गतिविधि करके सीखें, यही एनसीएफ 2005 कहता है। और ये भी कहता है कि जो पाठ्यचर्या के निर्माताओं और जो पाठ्य पुस्तकों के लेखकों और शिक्षक, मतलब जो कैरिकुलम को डिजाइन करते हैं वो लोग, और जो किताबों को लिखते हैं वो लोग, और जो टीचर जो इन किताबों को पढ़ाते हैं, इन सभी को भाषाओं और विषयों के बीच में संपर्क सूत्र यानी नेटवर्क स्थापित करने का भरपूर प्रयास करना चाहिए। मतलब इन तीनों लोगों को मिलकर इस हिसाब से कोशिश करना चाहिए कि जो बहुत सारी भाषाएं हैं और उसके साथ साथ जो विषय हैं, मान लीजिए आपकी जो लैंग्वेज है और साथ में जो है गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ईवीएस, ये सारी जो विषय हैं उनके बीच में कोई गैप ना लगे। ऐसा लगे कि सारी विषय एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, नेटवर्क के माध्यम से जुड़ी हुई हैं। एनसीएफ मतलब ये कहता है कि जो शिक्षा है वो इंटीग्रेटेड रूप से जुड़ी हुई आपको शिक्षा देना है, नेटवर्क के रूप में देना है, ताकि बच्चे अगर मान लीजिए एक दूसरे विषय को एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड समझेंगे तो उससे उनको पढ़ने में मज़ा आएगा, उनकी रुचि बढ़ेगी। तो एज ए टीचर और साथ में जो करिकुलम को डिजाइन कर रहे हैं और जो किताबों को लिख रहे हैं, सबका यही प्रयास होना चाहिए कि बच्चों को इंटीग्रेटेड यानी जुड़ी हुई शिक्षा दें, एक विषय दूसरे विषय से जुड़ा रहे। पढ़ाने की विधियाँ, सामग्री, कक्षा में अपनाई गई कार्यनीतियाँ और मूल्यांकन प्रक्रिया इस तरह की होनी चाहिए जो इस बात को सुनिश्चित करे कि बच्चे स्कूल को छोड़ते वक्त हिंदी या फिर अपनी जो उनकी क्षेत्रीय भाषा है और साथ में अंग्रेजी में उच्च दक्षता प्राप्त कर चुके हों। मतलब आपको इस तरीके की पढ़ाने की विधियों का इस्तेमाल करना है या फिर टीचिंग लर्निंग मटेरियल या फिर जो भी आप कक्षा में जो भी नीति अपना रहे हैं, जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, जिस हिसाब से पढ़ा रहे हैं, उन सबको इस हिसाब से पढ़ाना चाहिए कि बच्चा अंत में जब स्कूल को छोड़े, जब वहाँ से पास आउट हो, तो उनकी जो हिंदी है, साथ में क्षेत्रीय भाषाएं हैं और अंग्रेजी में वो काफ़ी जो है दक्षता प्राप्त कर चुका हो, इफ़िशियंट हो, काफ़ी अच्छे से वो इन सब चीज़ों को, इन भाषाओं का प्रयोग कर सके। आपको इसी हिसाब से मूल्यांकन भी करना है कि बच्चा सारी चीज़ों में एकदम पारंगत हो चुका रहे। तो बढ़ते हैं आगे। हिंदी और अंग्रेजी के शिक्षकों को क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना जरूरी है।
ताकि शिक्षार्थी की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित किया जा सके। मतलब जो हिंदी और अंग्रेजी के शिक्षक हैं, जो टीचर हैं, वो जिस भी क्षेत्र में, जिस भी एरिया में पढ़ा रहे हैं, उनको उस एरिया के जो बच्चों की भाषा है वो भी आना चाहिए। इससे ये रहेगा कि अगर मान लीजिए कोई भी टीचर है, हिंदी या अंग्रेजी पढ़ा रहा है, कोई भी भाषा पढ़ा रहा है, अगर बच्चों की भाषा बीच बीच में प्रयोग करता रहेगा तो उससे बच्चे अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, उससे अपने आप को रिलेट कर पाते हैं और वो चीज़ें वो काफ़ी आसान लगने लगती है। मान लीजिए आप ही छोटे रहे होंगे, जब आपको अंग्रेजी पढ़ाई गई होगी तो आपकी जो मातृभाषा है उसका जो है भरपूर इस्तेमाल किया गया होगा, तब जाके आप अंग्रेजी को अच्छे से सीखे होंगे। तो वही चीज़ ये भी कह रहा है कि चाहे जिस सब्जेक्ट का टीचर हो, उसको जो बच्चों की क्षेत्रीय भाषा है उसका भी ज्ञान होना चाहिए, ताकि वो बच्चों को अच्छे से शिक्षा दे पाए और बच्चे भी सक्रिय रूप से सहभागी बन के चीज़ों को सीखें। और साथ ही जो आदिवासी क्षेत्रों में जहाँ दूसरी भाषा के ज्ञान की संभावना कम है, वहाँ उस क्षेत्र में भाषा जानने वाले शिक्षकों को शामिल करना अत्यंत जरूरी है। मान लीजिए कोई ऐसा शिक्षक है जिसकी ड्यूटी आदिवासी क्षेत्रों में लग गई, अब वो तो उन आदिवासियों की भाषा को तो जानना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए कोशिश ये रहे कि उन आदिवासी क्षेत्रों में उन्हीं में से किसी शिक्षक को ले लेना चाहिए जो उन आदिवासी क्षेत्र का हो। अगर वो आदिवासी क्षेत्र का शिक्षक है तो उसको तो आदिवासी की भाषा आएगी और वो क्या करेगा, उन बच्चों को जो अदर भाषाएं हैं उन आदिवासी भाषाओं की भाषा से जोड़कर अन्य भाषाओं की शिक्षा देने में सहायता करेगा। देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कह रहा है भाषा शिक्षण के मामले में संपूर्णतावादी होलिस्टिक रुख अपनाने की जरूरत है। मतलब अगर आप भाषा शिक्षण करवा रहे हैं, भाषा की जो शिक्षा दी जाती है उसमें यही कोशिश करना चाहिए कि बच्चे का संपूर्णतावादी मतलब पूर्ण रूप से विकास हो, उसका चाहे सांवेगिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो या फिर सामाजिक विकास हो, जितने भी प्रकार के विकास होते हैं, कोशिश ये करो कि जो अगर आप भाषा शिक्षण करवा रहे हैं, भाषा की शिक्षा दे रहे हैं, तो इस हिसाब से शिक्षा दो कि बच्चे का संपूर्ण रूप से विकास हो। जितने भी आपके विकास के एस्पेक्ट हैं, सारे विकास के एस्पेक्ट में, विकास के सारे क्षेत्रों में बच्चा जो है अच्छे से विकसित हो। और साथ ही भाषा का जो विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग आधारित पर पाठ्य पुस्तकों को शिक्षण का आधार बनाना चाहिए। मतलब बच्चों को इस हिसाब से जो है पढ़ाना चाहिए कि जो उनकी पाठ्य पुस्तक हैं उनमें जो भाषा का प्रयोग है वो विभिन्न संदर्भों में बच्चा प्रयोग कर पाए। मतलब आपको कक्षा में इस प्रकार का ज्ञान देना है, जो पाठ्य पुस्तक की भाषा है, जो पाठ्य पुस्तक में चीज़ें दी गई हैं, आपको इस प्रकार से बच्चों को सहजता के साथ सिखाना है कि बच्चा जो भी किताब में पढ़ रहा है, वो जो भी भाषा को वहाँ पे सीख रहा है, उसका प्रयोग जो उनकी रियल लाइफ है उसमें विविध संदर्भों में, विभिन्न सिचुएशंस में, जहाँ भी स्थिति जैसी परिस्थिति रहे, उसमें जो भी भाषा सीखा है किताब के द्वारा उसमें उस भाषा को प्रयोग कर पाए। और पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए यह जरूरी है कि स्कूल में अच्छे पुस्तकालय हों। मतलब प्रत्येक छोटे बड़े स्कूल में छोटी छोटी लाइब्रेरी होना जरूरी है। इससे ये रहेगा कि बच्चों में जो पढ़ने की आदत है उसका विकास होगा। और अपने पाठ्यक्रम के अलावा अन्य सामग्री पढ़ने लिखने के लिए भी प्रेरित करें। मतलब ये नहीं कि पुस्तकालय में आप बच्चों को कहो कि आप अपनी पाठ्य सामग्री क्यों ही पढ़ो, नहीं, आप बच्चों को ये प्रोत्साहित करो कि आप बाल साहित्य पढ़ सकते हो, पत्रिका पढ़ सकते हो, या अन्य जो है जो रुचिकर बुकें हैं उनको आप पढ़िए। इससे ये रहेगा कि बच्चा अगर अपनी रुचि वाली पुस्तकों को पढ़ेगा तो उससे उनमें पढ़ने की आदत का विकास होगा। तो आपको इसी प्रकार से बच्चों को अभिप्रेरित करना है।
देखते हैं अगला पॉइंट। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा सीखने व सिखाने के तरीकों के क्षेत्र में छोटी छोटी शोध परियोजनाओं को बढ़ावा देना चाहिए। मतलब आप जो भी जिस हिसाब से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, भाषा को जिस हिसाब से सिखा रहे हैं, आपको नई नई टेक्निक का भी प्रयोग करना चाहिए। आपको छोटे छोटे रिसर्च करते रहना चाहिए, छोटे छोटे प्रयोग करते रहना चाहिए कि किस तरीके से बच्चा ज़्यादा अच्छे से सीख सकता है। आपको इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। अब आइए इससे जुड़े कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। मतलब बच्चों को जो स्कूल में शिक्षा दी जाती है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि विद्यार्थियों का आंतरिक विकास करना। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है विद्यार्थियों को ज्ञान देना। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है विद्यार्थियों को रोजगार योग्य बनाना। तो देखिए स्कूल में जो भी शिक्षा दी जाती है उससे ये रहता है कि बच्चे का संपूर्ण रूप से विकास हो। तो जो ऑप्शन नंबर डी है कि बच्चों को यानी विद्यार्थियों को रोजगार देना, तो ऐसा जो है बिल्कुल नहीं कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ रोजगार देना नहीं है। विद्यार्थियों को ज्ञान देना, हाँ ज्ञान देना है, लेकिन इससे बेहतर ऑप्शन ए है कि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना। मतलब आपका जो शिक्षा का उद्देश्य होता है, इस प्रकार से शिक्षा दी जाती है स्कूल में कि विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हो, वो हर तरीके से विकसित हो, हर क्षेत्र में विकसित हो पाए। तो यही आपका शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भाषा अध्ययन करना और भाषा के विषय में सीखना। मतलब आप अगर किसी भाषा को अध्ययन कर रहे हैं, या मतलब अध्ययन करने का मतलब आप किसी भाषा को पढ़ रहे हैं या फिर किसी भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उन दोनों में क्या अंतर है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि दोनों भिन्न भिन्न संकल्पनाएं हैं। ऑप्शन नंबर बी है विपरीतार्थक संकल्पनाएं हैं। ऑप्शन नंबर सी है भाषा का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आपको बता दें कि भाषा अध्ययन करना मतलब आप भाषा को पढ़ रहे हैं, लेकिन भाषा के विषय में सीखना इसका मतलब ये है कि आप भाषा के विषय में सीख रहे हैं कि भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये जो है इसका कब कब स्वरूप बदला, भाषा का प्राचीन स्वरूप क्या है, कहाँ से निकली थी, इसकी लिपि क्या है, ये सब सारी चीज़ें भाषा के विषय में अध्ययन करना हो जाएगा। आज लेकिन जो भाषा का अध्ययन करना है कि मतलब आप भाषा को सीख रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाता है कि दोनों भिन्न भिन्न संकल्पनाएं हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में अधिगम की विधि है। मतलब इन चारों ऑप्शंस में से कौन जो है अधिगम की विधि है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है प्रयोग करके सीखना, तो हाँ जी ये अधिगम की विधि है। अवलोकन विधि ये भी अधिगम की विधि है, सीखने की विधि है। अधिगम और सामूहिक विधि मतलब आप जो है अकेले और समूह में भी सीखते हैं। तो जी हाँ यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जा रहा है कि ये जो है तीनों आपका सीखने सिखाने की विधियां हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय में एक भाषा शिक्षक में विद्यार्थी को कौन सी बात प्रभावी प्रतीत होती है। मतलब जो आपका उच्च प्राथमिक स्तर होता है, जूनियर लेवल की जो स्तर होता है, उस विद्यालय में एक जो भाषा टीचर होता है, भाषा टीचर में बच्चों की कौन सी बात प्रभावी प्रतीत होती है। मतलब जो लैंग्वेज का टीचर है उसमें बच्चों को कौन सी चीज़ अच्छी लगती है,
क्या उस टीचर की अभिव्यक्ति अच्छी लगती है, या फिर उस टीचर की पूर्ण व्यक्तित्व अच्छा लगता है, या उस टीचर की भाषा अच्छी लगती है, या फिर उसकी रुचि। तो आपको बता दें कि जो बच्चा होता है वो अपने टीचर को एकदम आइडियल मानता है। जो भी टीचर करता है, जो भी बोलता है, जो भी पढ़ाता है, जो भी बताता है, सब उसको सत्य लगता है, सब अच्छा लगता है, सब उसी को धारण करते हैं। इसीलिए जो उच्च प्राथमिक स्तर में के विद्यालय में जो भाषा शिक्षक रहेगा उसका पूर्ण व्यक्तित्व बच्चों को प्रभावित करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जा रहा है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के भाषा विकास में योगदान दे सकती है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो उच्च प्राथमिक स्तर में विद्यार्थियों के भाषा विकास में इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ज़्यादा योगदान दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है परिवार में होने वाली परस्पर बातचीत, या फिर ऑप्शन नंबर बी है गृह कार्य पर व्यय किए जाने वाला समय, ऑप्शन नंबर सी है विविध भाषा प्रयोग, और ऑप्शन नंबर डी है कुछ भी पाठ पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको देखना है कि इन चारों ऑप्शंस में से ज़्यादा कौन सा अच्छा ऑप्शन है जो बच्चे के विकास के लिए अच्छा रहेगा। देखिए, परिवार में होने वाली बातचीत बच्चे के लिए अच्छी है, लेकिन इससे बेहतर ये है कि जो बच्चा भाषा के विविध संदर्भों में भाषा का प्रयोग सीख जाए कि कहाँ पे क्या बोलना है, वो सबसे अच्छा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा पॉजिटिव है कि जो विद्यार्थियों के भाषा विकास में सबसे ज़्यादा योगदान दे सकता है तो है भाषा का जो विविध प्रयोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन नंबर सी सही है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।